इसको हम लोग है ना शॉर्ट फॉर्म में केटीजी भी कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी। ठीक है, अच्छा अभी दिखाई दे रहा बोर्ड पे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? यस सर, दिखाई दे रहा है। सही है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या केटीजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी कंटेनर अगर आप लेते हैं तो उसमें गैस मौजूद है अगर, तो उस गैस का अपना एक प्रेशर होता है, उस गैस का अपना एक वॉल्यूम है, वो किसी भी टेम्परेचर पे उसके हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब आप किसी कंटेनर में अगर किसी गैस को लेके रखे हैं तो उसका कोई भी मॉलिक्यूल वहां रेस्ट में नहीं है। इवन अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पे बात करेंगे, नॉट अ सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल विल बी इन रेस्ट। हर मॉलिक्यूल एक रैंडम मोशन शो करता है। और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए अगर आपको याद है तो आप है ना गैसेस स्टेट जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं वहां आप कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। पोस्टुलेट्स को हम आपके सामने बस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें। उसमें आपको ये बोला गया कि जो भी पूरा गैसियस सैंपल होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स नहीं लगता ऐसा मानते हैं। वॉल्यूम नेग्लेक्ट। अगर ऐसा होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज करता है। कोलिजन किसी मॉलिक्यूल के बीच होता है, जितना भी कोलिजन सर वीडियो रुक गया। चलो आ गया, कनेक्शन दिख रहा है सबको? यस सर। कोई भी गैस के सैंपल के अंदर देखो और समझो थोड़ा, ये मान लीजिए कंटेनर है हम लोग के पास, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें कोई ये गैस का एक सैंपल मौजूद है। तो जो गैस का सैंपल आपके पास है, गैसियस सैंपल, उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल की तरह छोटा छोटा गैसेस पार्टिकल है। गैसेस सैंपल कंसिस्ट गैसियस मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है। हर गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, याद रखिएगा नेग्लिजिबल। यस। और जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये भी है नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल। तो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल का जो साइज है, मान लो कोई गैसेस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो भी नेग्लिजिबल है पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी नेग्लिजिबल। ठीक है, अब देखो हर गैसेस मॉलिक्यूल, जो हम लोगों का गैसेस मॉलिक्यूल है, moves with high velocity, वो काफी हाई वेलोसिटी से मूव करता है। और जब ये मूव करता है, जब ये गैसेस मॉलिक्यूल मूव करता है, दे कोलाइड विद ईच अदर। दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराया। When they collide with each other, their direction of motion changes. Their direction of motion changes. उनका direction of motion change करता है।
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। तो समथिंग लाइक दैट कि देखो जो कोई गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ से चला, इससे टकराया, फिर इधर गया, फिर इससे टकराया, इधर गया, फिर इससे टकराया, इधर गया, फिर इससे टकराया, इधर गया, एंड सो ऑन। That particular path is like that zigzag path. You can say that zigzag path like that. तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोलिजन हो रहा है, जब ये गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो याद रखिएगा एनर्जी का लॉस नहीं होता, बिकॉज ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है ना, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स are perfectly elastic, so no loss of energy, एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ये कभी मत सोचना कि कोई भी कंटेनर में अगर गैस को आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारा कोलिजन सफर करने के बाद वो रुक जाएगा, बिकॉज एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, सो रिमेंबर दैट दे नेवर विल स्टॉप। वो कभी भी रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। दे नेवर विल स्टॉप, कभी भी वो नहीं रुकेगा। ठीक है, आगे देख समझो। अगर वो रुकेगा नहीं तो दे आल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। They also collide with wall of container. वो कंटेनर के वॉल से टकराता है and so exert gaseous pressure. वो कंटेनर के वॉल से टकराता है और इस कारण से गैस का कोई प्रेशर होता है। जब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराता है, मान ले गया और वॉल से टकराया, तो वॉल से टकरा के लौटा, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, तो एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन कंटेनर के वॉल से जब टकराया तो मोमेंटम का चेंज हुआ। उस मोमेंटम के चेंज का रेट ऑफ चेंज अगर हम लोग निकाल दे तो फोर्स होगा, और उसको अगर हम लोग एरिया से डिवाइड कर दे तो गैस का प्रेशर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हमारा गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराता है तो वह गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर आप बोलते हैं कि कंटेनर के अंदर गैस है जिसका प्रेशर है 4 atm, एक कंटेनर के अंदर गैस है जिसका प्रेशर है 4 atm, तो इसका मतलब ये है कि उस कंटेनर के अंदर जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल है, जब वो कंटेनर के वॉल से टकरा रहा है तो जो नेट फोर्स पर यूनिट एरिया है कंटेनर के वॉल पे, दैट इज 4 atm। नेट फोर्स पर यूनिट एरिया जो वॉल पे लग रहा है, दैट इज 4 atm। इसका मतलब ये होता है लॉजिक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रेशर में एक चीज ध्यान देना कि प्रेशर जो x में होगा वही प्रेशर y में होगा, वही प्रेशर z में भी होगा। इसको आप गैस का प्रेशर P लिख के चलते हैं। कभी भी अगर आप प्रेशर लेंगे x में, y में या z में, वो हमेशा सेम होता है। इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होने की वजह से हर डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर सेम है। मतलब ये कि आप इस कंटेनर के वॉल पे चाहे आप इस डायरेक्शन में प्रेशर ले या आप किसी और डायरेक्शन में प्रेशर ले, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेशर इज सेम। ठीक है, हर तरफ प्रेशर सेम होता है। अब यहां से देखो, एट एनी टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू होता है, याद रखना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप किसी गैसेस सैंपल के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी घटेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला। तो ये एक सिंपल सा पोस्टुलेट्स जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में आपको इसलिए रिवाइज करा दिया गया है क्योंकि कभी-कभी थ्योरी से कुछ सेक्शन आ जाता है। ठीक है, नाउ यू हैव टू थिंक about the important part that is called kinetic gas equation. Kinetic gas equation. On the basis of these postulates, इस postulates के basis पे आप अगर अपना 12 का 11 का अगर सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपको एक प्रॉपर डेरिवेशन है। हम लोग डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं, हम लोग सीधा इस काम पे चल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of these postulates, on the basis of these postulates, we have to find the kinetic gas equation. 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 Kinetic gas equation.
On the basis of kinetic theory of gas, we have kinetic gas equation. हम लोग के पास kinetic gas equation है, and your kinetic gas equation is PV equals to 1 by 3 mnu square. mnu square. तो बताएगा इसमें P किसको स्टैंड करता है? प्रेशर. P है हम लोगों का गैसियस प्रेशर, गैस का प्रेशर है ये, कंटेनर में गैस का प्रेशर. अच्छा, V किसको दिखाता है? किसका वॉल्यूम? कंटेनर का वॉल्यूम से गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम. गैसियस वॉल्यूम. ये गैस का वॉल्यूम है, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम है. इस कंटेनर में है गैस का वॉल्यूम है, गैसियस मॉलिक्यूल नहीं. गैस का वॉल्यूम और गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में अंतर है. ठीक है, ये हम लोगों के पास गैस वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है. ठीक है. अच्छा, स्मॉल m किसको स्टैंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. स्मॉल m किसको स्टैंड करता है? मोलर. मास किसका? एक गैसियस मॉलिक्यूल. सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास. मास ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है. और स्मॉल m किसको स्टैंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स. किसको स्टैंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट मोल्स. यस सर. ये मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. ठीक है, मोल नहीं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं है. और यू स्टैंड करता है आरएमएस वेलोसिटी. तो देखिए, जो इक्वेशन आ रहा है ना, PV equals to 1/3 mnu square, उसका मीनिंग क्लियर रहना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो सब यहीं से निकलने वाला है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस मौजूद है तो उसके गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स नेग्लिजिबल होता है. सब रेस्ट्रेंट टाइम में मूव करता है हाई वेलोसिटी से. ड्यूरिंग दैट दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज वॉल ऑफ कंटेनर. ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. But when they collide with wall of container, they exert a gaseous pressure, and that pressure can be given as PV equals to 1/3 mnu square. And these are the meaning of each term. पहला हाफ नोट करो यहाँ तक ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं इसका यूज. सर ये तो आइडियल गैस के ऊपर ही बात करता है ना ये थ्योरी? हाँ, केमिस्ट्री में आप आइडियल और रियल गैस में सोचेंगे, ठीक है, फिजिक्स में. वो वंडरवाल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री का है, यहाँ ठीक है. सर हाँ, बोलो बोलो बोलो. तो जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर कंटेनर का बढ़ा देंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का. काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा कंटेनर, गाड़ी कैसे बढ़ाएगा? अगर कंटेनर रखा हुआ है उसको पुश करेंगे, वेलोसिटी दे देंगे कुछ तो इंक्रीज करते रहेगा वेलोसिटी. तो कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज, कंटेनर का पर्टिकुलर टेंपरेचर इंक्रीज करेगा. मॉलिक्यूल के वॉल्यूम, मॉलिक्यूल के टेंपरेचर पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. हो गया? यस सर. यस सर.
इक्वेशन हम लोग के पास Pv equals to 1/3 mmu square. Pv equals to 1/3 mmu square. अब इसमें देखना एक एक पॉइंट फॉर 1 मोल। अगर आप 1 मोल का बात करते हैं तो आपका स्मॉल n एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, और जब आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या ये मोलर मास होगा? Yes. 1 मोल का मास। So equation becomes Pv equals to 1/3 capital mu square. अगर आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए लिखना है तो याद रखना दिस इज द इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए ये रहा तुम्हारा काइनेटिक गैस इक्वेशन Pv equals to 1/3 mu square। अभी यहां से देखो, आपको काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मेरे पास है Pv is equals to 1/3 of mu square. So can we write that कि mu square is equals to 3 Pv? काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है हाफ mu square, हाफ mv square। तो यहाँ 3/2 Pv आ गया। जब आप 1/2 of mu square लिखे, this is the kinetic energy which is equals to 3/2 of Pv, and the remember one thing, this kinetic energy is for 1 mole, 1 mole per mole। अच्छा, 1 मोल के लिए अगर आप ध्यान दो तो आप 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में लिख सकते हैं Pv equals to RT for 1 मोल। सही है ना? Yes, sir. तो आपके काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू 3/2 RT. 3/2 RT ही आया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर, थोड़ा समझना। 3/2 RT, चाहे आप 1 मोल नाइट्रोजन ले या 1 मोल ऑक्सीजन ले या 1 मोल कुछ और भी गैस ले, फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर सेम है तो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्या तुमको ये लाइन समझ में आया? यस Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे गैस का टाइप मेंशन नहीं है, इस सीधा है 3/2 RT। अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना? और x नंबर ऑफ मोल्स, मान लो हम लोग x नंबर ऑफ मोल्स का बात करते हैं, सो रिमेंबर दैट योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT। ये तुमको ये दिखाता है, ये तुमको क्या दिखाता है? फॉर एनी गैस इफ नंबर ऑफ मोल्स and temperature is same, comma kinetic energy is also same। मतलब चाहे आप x मोल ऑक्सीजन ले लें या आप x मोल नाइट्रोजन ले लें या आप x मोल हीलियम ले लें, अगर आप सबका टेम्परेचर सेम रखे हैं, x का वैल्यू सबका सेम है, तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी भी सेम, ठीक है? यहां से अगर आप एक एक मॉलिक्यूल के लिए बात करें और 1 मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का, तो देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लिखते हैं, पर मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, तो याद रखना कि जो एक का काइनेटिक एनर्जी आया था उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। R/N की का जो काइनेटिक एनर्जी आया तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। अब तुम हमको सोच के बताओ ये R/N क्या हो गया? Boltzmann constant के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लिखिएगा एक एक मॉलिक्यूल का, देन इट इज 3/2 ऑफ kT। 3/2 of kT where k is the Boltzmann constant, where k equals to Boltzmann constant होगा, k होता कितना है तो एवोगाड्रो नंबर पर R/Na, और इसका वैल्यू कितना होगा आपको बताएगा? 1.38 into 10⁻23.
माइनस 23. -23, ठीक है ना। 1.38 into 10 to the power -23, ये इसका k का वैल्यू। एक एक मॉलिक्यूल के लिए आप ऐसे जाना। फिर से देखना, यहाँ एक मॉलिक्यूल का बात है। अब अगर हम तुमसे बोले जरा सोच के बताना, तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 mu helium at 27 डिग्री C। बोलो कैसे बनेगा? देख के बताओ कैसे बनेगा, बताओ। डायरेक्ट 3/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अरे बोल ना यार, फॉर्मूला बोलो और क्या आंसर हो जाएगा। Sir, n into 3/2 RT, n is equals to number of 8 by helium. कितना? दो मेरा बात कीजिए। 8 mu एंड 8 ग्राम में बहुत अंतर होगा। Yes, sir. तो मॉलिक्यूल हो गए। जब आप 8 mu बोलते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स है यस ऑफ हीलियम। तो आप जब इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का कितना था? एक मॉलिक्यूल का था 3/2 kT। 3/2 kT को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर। लेकिन अगर कोई लिखता 8 ग्राम तो एक्चुअली वो 2 मोल का बात करता है, क्या सही है? Yes, sir. अगर वो 2 मोल का बात करता तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता 3/2 RT into 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, अगर मोल है तो R है, अगर मॉलिक्यूल है तो K है। सो छोटा चीज है लेकिन एकदम ध्यान रखने वाला बात है। पूरे डिस्कशन में एक चीज एकदम बेहतरीन तौर पे क्लियर होकर सामने आ गया कि चाहे आप काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल मोल के फॉर्म में लिखे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे, आपको एक चीज श्योर मिलना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर के साथ प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, फिर और आगे बढ़ते तो हैं। फिर से बताइए एक बार। कौन सा? सर वही वाला। वही वाला मतलब कौन? सर नहीं समझे क्वेश्चन। ये वाला? हाँ हाँ, कैसे पता क्वेश्चन बताना है? वही वाला। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 mu। 8 mu का मतलब हुआ mu में मास है तो एक एक मॉलिक्यूल का मास है। ओके, अगर ग्राम रहता तो मोल में रहता है। क्लियर हो रहा है? तो हीलियम के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? हीलियम, अब देखो हीलियम हमको बताना है। हीलियम का मोलर मास होता है 4। अब अगर तुम 4 mu लिखा तो एक मॉलिक्यूल है, और अगर तुम 4 ग्राम लिखा तो एक मोल है। तो अगर हम हीलियम का बात कर रहे हैं और 8 mu दिए तो एक मॉलिक्यूल का मास है 4 mu, तो 8 mu मतलब दो मॉलिक्यूल। समझ में यस आया? सर, यस सर। तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। देखो यहाँ लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। 2 मॉलिक्यूल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। अगर उस क्वेश्चन में 8 mu की जगह 8 ग्राम होता तो 8 ग्राम का मतलब 2 मोल होता, क्योंकि 4 ग्राम 1 मोल होता है। ठीक है, तो फिर मोल वाला फॉर्मूला लगाते। यहाँ है मोल वाला फॉर्मूला, आर रहता है उसमें। ठीक है, चलो नोट करो तो।
हो गया? Yes, sir. अच्छा, हम एक चीज सोच रहे थे क्या ना, कि चलिए क्लास तो ले रहे हैं लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका क्वेश्चन सेट आपको दे दिया जाए, आप खुद से कॉपी से थ्योरी पढ़ के बैठे और क्वेश्चंस जब आप सामने लाए तो उसमें जो डाउट होगा उसी समय कोई कोई टॉपिक आपको बताते चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नो सर। ऐसे ऐसे मतलब हम आपको बता रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है ना, कि ऐसे है ना, पूरा चीज बहुतों को ये सब चीज आता है, ठीक है, लेकिन हमको अगर मान लो हम सीधा ये क्वेश्चन लिख देंगे तो हमको फिर कोई चीज पूछ देगा सर एक्स क्या है आर क्या है, इसलिए हम इसको पूरा लेके चलते हैं। आज का क्लास आपके पास जैसे है वैसे करते हैं, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो थर्मोडायनेमिक्स का आपको है ना मिल जाए सीट, आप क्या करें 1 से लेके 40 तक एक क्लास में बना के अच्छे से आए, तुम्हें जो जो डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा तो आपको पता चलेगा ना, ये टॉपिक फिर उसको हम डिस्कस कर दें। हाँ सर। कोई दिक्कत? No, sir. क्या जी बंसरा आज कहाँ गया? कोई दिक्कत बंस? नहीं सर, ठीक। यस अगर सर। कुछ बोलना है तो अभी बोल दो ना, नहीं तो फिर उसके हिसाब से प्लान बनने लगेगा, फिर अगर बीच में दिक्कत, सर होगा सर दिक्कत। क्या दिक्कत हो जाएगा बोलो? अच्छा ठीक है, तो देखो ऐसे पढ़ाएंगे ना तो इसमें दुगना समय लग रहा है, क्योंकि देखो जैसे पिछले दिन भी है ना क्वेश्चन था, उतना वाला क्वेश्चन था, क्योंकि फिर से सब क्वेश्चन आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी हम इसको बता दिए तो 2 दिन में भूल जाएगा, फिर हमसे पूछेगा सर यार एक्स क्या है, ये क्या है, ये दिक्कत। तो चलो ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं, चल रहे, बहुत सारा चीज भी है कवर करना, पढ़ने के लिए भी बहुत सारा चीज है। सर लास्ट वाला नहीं बताइएगा। चलिए इधर काइनेटिक एनर्जी, आगे देखो आरएमएस वेलोसिटी, पर आरएमएस वेलोसिटी हम लोग के पास है PV equals to 1/3 of mu square, PV equals to 1/3 of mu square, therefore u square equals to 3 PV by m। तो u का वैल्यू हुआ √3 PV by m। अब सोचना क्या हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि 1 मोल के लिए PV is equal to RT, तो क्या Yes. आप लिख सकते हैं √3 RT। अब थोड़ा और आ गया हो, तुम लोग ये भी पढ़ रखा है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है PM by RT। Yes, sir. तो जहां भी RT by M है वहां अगर चाहो तो P by डेंसिटी लिख दो। तो योर थर्ड इक्वेशन इज √3P by डेंसिटी। तो जब कभी भी RMS वेलोसिटी का डिस्कशन हो, always remember you have 3 equations. First is √3PV by M, second is √3RT by M, and third one is √3P by density, √3P by density। क्योंकि RMS वेलोसिटी निकालना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका लगता है। ऐसे लॉजिकली अगर आप कोई भी कंटेनर पकड़ते हैं ना तो उसमें जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल है उसको मैक्सवेल 3 अलग-अलग स्पीड्स में डिवाइड करके रखे हैं। उसका कहना था कि कोई भी कंटेनर लीजिएगा उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल अगर आप उसी टेंपरेचर पे ले रहे हैं तो उन गैसेस मॉलिक्यूल्स के सारे वेलोसिटीज को आप 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल, एक कहलाता है एवरेज और एक कहलाता है आरएमएस। सुने ऑलरेडी सकता
यस अभी हो गया क्या इधर? And that term is called Maxwell distribution of molecular speed. इसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, देखो मान लेते हैं हम लोग के पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग का गैसेस सैंपल है। अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच अलग अलग स्पीड है, V1 है, V2 है, ऐसे करके Vn तक है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ n गैसेस मॉलिक्यूल्स। हमारे पास n गैसेस मॉलिक्यूल्स, उसका स्पीड ये दे दिया गया है। इन सारे स्पीड का एवरेज पहला टर्म, दैट टर्म इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। नाम में ही सब छिपा है। जब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है उन सब का एवरेज, इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ से फिजिकली आप कैलकुलेट करते हैं वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सारे के सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालो, सारे के सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालो और फिर उसका रूट निकालो। तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे सामने ऐसे आता है। इस ग्राफ में जो एवरेज स्पीड है वो कहीं यहाँ होता है, दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज बी एवरेज, और जितना भी स्पीड का रूट मीन है वो बी आरएमएस यहाँ होता है। लेकिन इसका अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, एक और इम्पोर्टेंट क्लास होता है, वो ये है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड होता है, और इसका आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो जो भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जो भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, उनके सारे स्पीड को बेसिकली आप बोलो तो 3 क्लास में डिवाइड करके रखे हैं। सारे स्पीड का एवरेज, दैट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, सारे स्पीड के स्क्वायर के मीन का रूट, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी, एंड द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास कोई खास स्पीड एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल। सो मोस्ट प्रोबेबल जो है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 2RT by m, और टेंपरेचर के साथ ऐसा रिलेशन हो सकता है। जो हम लोग का एवरेज है दैट इज रूट अंडर 8RT by m, और जो हम लोगों का आरएमएस है अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं रूट अंडर 3RT by। तो आप अगर चाहेंगे तो इस तरह से मॉलिक्यूलर स्पीड को टेम्परेचर बेस्ड दिखा सकते हैं। हाँ, पिछला कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि RT को PV से भी हटा सकते हैं, और जहां पे RT by m है वहां P into D भी लिख सकते हैं। सो यू कैन आल्सो राइट दैट √2 PV by m या फिर √2 P by rho, सिमिलरली रूट अंडर 8 PV by m और रूट अंडर 8 P by rho, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देख ही चुका है, रूट अंडर 3 PV by m या फिर रूट अंडर 3 P by rho। चलो जी अपने से सोच के बताओ,
इन तीनों मॉलिक्यूलर स्पीड में सबसे बड़ा कौन? RMS आरएमएस। उससे कम कौन? एवरेज एवरेज। आरएमएस सबसे बड़ा, उससे कम एवरेज, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, आरएमएस इज टू एवरेज इज टू मोस्ट प्रोबेबल रेशियो कितना होगा? √3 is to √8 by pi is to √2. √3 is to √8 by pi is to √2। सही है? √2. Yes sir. तो ये सब फेमस ऑब्जेक्टिव से ध्यान रखा जाए, ठीक है? नोट करो यहाँ तक। हो गया सर। हो गया? Yes. ठीक। मॉलिक्यूल का स्पीड से रिलेटेड डिस्कशन वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल में स्पीड मेंशन नहीं है तो आप हमेशा आरएमएस लेके चलें, ठीक है? आप हमेशा आरएमएस लेके चलें।
देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ अर्थ when oxygen present in atmosphere will escape out। बता जरा क्वेश्चन का मीनिंग। आपको एक ऐसा टेम्परेचर निकालना है जहां ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो अर्थ को छोड़ के चला। मतलब उसका वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी होगा। क्या? उसका वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी जो अर्थ के से होता है वो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट। अगर हम VRMS ऑक्सीजन का लिखें और वो VRMS स्लाइटली ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल्स टू, स्लाइटली ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी हो जाए। क्या सही है? यस सर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। Yes, अगर sir. उसका स्पीड एस्केप वेलोसिटी से बड़ा हो जाता है तब तो वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा। सो यू कैन राइट दैट Yes. 3RT by molar mass ऑक्सीजन का लेना होगा, should be greater than or equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पढ़ा है ना? 2 kilometer per second. Yes. Yes, sir. ठीक है, आप यहाँ अपना डाटा पुट कर लीजिए। R की जगह पे 8.31 टेम्परेचर आपको निकालना है। मोलर मास लेंगे 32 into 10 to the power minus 3. ठीक है, should be greater than or equals to 11.2। सही है? बोलो Yes. सही है? यस सर। अरे हाँ, गलत sir. है। Yes. ये सब SI है तो ये किलोमीटर SI थोड़ी ना है। अब समझा क्या लिखा हुआ है? Yes. हाँ sir. सॉल्व करके T निकाल दो आंसर। इस टेम्परेचर पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलना है, आपको समझना होगा कि हाँ इस तरह से हम लोग को प्रोसेस करना है। तो ये था हम लोग का मॉलिक्यूलर स्पीड। अब देखो इससे थोड़ा आगे, जब आप कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके पास एनर्जी होता है। अभी मान लीजिए जैसे हम ही को बोलिएगा तो हम जैसे जैसे चलते हैं तो मेरे पास एनर्जी होता है। मेरे पास जितना भी एनर्जी है उसका कुछ फॉर्म मेरे मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कहना ये चाहते हैं कि अगर मान लो जैसे हम तुमको 100 रुपए दे और तुम उन 100 रुपीज को अपने 3 अलग अलग पॉकेट्स या 4 अलग अलग पॉकेट में डिवाइड करके रखो, 25-25 रुपए चारों में रख दो। उसी तरह हर गैसेस मॉलिक्यूल अपने टोटल एनर्जी को अलग अलग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी पर्टिकुलर गैसेस मॉलिक्यूल का वैसा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होता है जिसमें वो अपने एनर्जी को इक्वली डिवाइड करके रखता है। ये ट्रांसलेशनल होता है, ये रोटेशनल होता है, ये वाइब्रेशनल होता है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दैट independent coordinate in terms of which energy of any gaseous molecule can be distributed or motion of any gaseous molecule can be explained। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नेक्स्ट टॉपिक। those independent coordinates in terms of which energy of any gaseous molecule
is equally distributed. Energy of any gaseous molecule is equally distributed. ठीक है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. हमेशा ध्यान रखना ये जो हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 तरह का हो सकता है. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल. वाइब्रेशनल वाला काम ओनली एट हाई टेम्परेचर होगा. हाई टेम्परेचर पे एडिशनल 2 मतलब एडिशनल 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना हो. 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना पड़ेगा. अदरवाइज आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल लेके चलना है. ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर मेंशन है तो +2 करना पड़ेगा. हाई टेम्परेचर मेंशन है तो +2 करना पड़ेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अदरवाइज आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलना. हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f इज इक्वल्स टू 3a माइनस r. 3a माइनस r, जहां a स्टैंड करता है एटॉमिसिटी, और r होता है रिलेशन बिटवीन 2 एटम्स. 2 एटम्स के बीच का रिलेशन होता है. हम बॉन्ड वॉन्ड नहीं बोले हैं, बॉन्ड वॉन्ड अपने से मत सोच लेना. हम बोले रिलेशन, 2 एटम्स के बीच का एक रिलेशन, फिर दूसरा एटम के बीच एक और रिलेशन. तो रिलेशन को r लिखते हैं और a से एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैसे निकलेगा उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, देखेंगे. नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़े. फिर वहां पे क्या लिखे? दीज पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के नीचे वाला लाइन. दोस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. सर कोऑर्डिनेट्स के बाद क्या है? in terms of which तुम लोग साथ में लिखते चलता है क्या? नो सर, पॉसिबल नहीं है. अरे स्नैप लो, उसके बाद उसको जूम जूम कर करके आराम से लिखते रहो घर में बैठ के. हो गया ना? Yes. यस सर. चले रख. Yes. चले. टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसमें A, उसमें R, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3a माइनस r है, उसमें से ट्रांसलेशनल,
उसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, only at high temperature। हम तो एक ही चीज बोलेंगे, ये लास्ट वाला कॉलम में तो 2 2 2 भरा जाएगा। मान लीजिए आपके पास मोनो एटॉमिक है, पहला मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गया, एक्सेट्रा, नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस जब तुम लेगा ना, तो तुम्हारे पास केवल और केवल एक गैसेस मॉलिक्यूल मिलेगा ऐसे। एटॉमिसिटी 1 है और यहाँ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो 3 आएगा। 3 का 3 ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल 0 है, वाइब्रेशनल अगर हाई टेम्परेचर पे लीजिएगा तो 2 और आ जाएगा। वाइब्रेशनल वाला 2 ही होगा, लेकिन तभी काम आएगा जब हाई टेम्परेचर हो। दूसरा देखो डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब हो गया कि ऐसा आपके पास एक एटम और ये एक एटम, 2 एटम। तो एटॉमिसिटी 2 है और रिलेशन 1 है। एटॉमिसिटी 2 है और एक रिलेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। उसमें 3 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तो 2 होगा। मतलब इस बार अगर पूछा जाए कि लो टेम्परेचर पे तो 5 है और हाई टेम्परेचर पे बोला जाए तो 7 है। सर इसमें पता कैसे चलेगा ट्रांसलेशन 2 है, रोटेशनल? ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा, एक्स में, वाई में और जेड में, समझा? 3 ही तरफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। बाकी रोटेशनल में कभी इसके अबाउट में इनर्शिया आ जाएगा, तो कभी इसके अबाउट में इनर्शिया आएगा, कभी ये इनर्शिया आएगा, अलग अलग तरह का इनर्शिया होता है और हर बार काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जबकि ट्रांसलेशनल में हाफ एमजी स्क्वायर। तो दोनों का 3 ही कंपोनेंट हो सकता है, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। तो ट्रांसलेशनल 3 ही होगा, जितना बचेगा सब रोटेशनल होगा। और अगर हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल 2 और ऐड करो। सर वाइब्रेशन में 2 कैसे होगा? वाइब्रेशन समझता है एसएचएम? यस सर। तो एसएचएम में जब मान ले जैसे एक तरफ गया, आगे गया तो एक एनर्जी और पीछे आया दूसरा एनर्जी, वाइब्रेशन में यही लिया जाता है। ट्राइएटॉमिक, लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर, 3 एटम ऐसे। तो तुम्हारे पास एटॉमिसिटी 3 है, रिलेशंस 2 है, तो 3 3 9 - 2 दैट इज 7। उसमें 3 ट्रांसलेशनल है, 4 रोटेशनल है। अगर वाइब्रेशनल का यूज पड़ा तो 2। इसी में फोर्थ देखो, ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर, एक एटम, दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। तो इसमें एटॉमिसिटी 3 है, रिलेशंस भी 3 है। तो हम लोग के पास 3 3 9 - 3 6 हो गया। 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल। अगर वाइब्रेशनल आया तो 2 और। ठीक है, तो ये तरीका है तुम्हारे पास कि कैसे है ना हमारा एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। यूज दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायटोमिक कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल हुआ, जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, कोई भी डायटोमिक हुआ, आपको ये चीज याद होना चाहिए। डायटोमिक लीनियर, CO2, CH2, ये सब जैसे जैसे लीनियर है, BeCl2, ये सब लीनियर है। N2, ठीक है, कौन? N2 ट्राइएटॉमिक है। CO2, CH2, BeCl2, ये सब ट्राइएटॉमिक लीनियर है। उसके बेसिस पे ये सोचो। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जैसे वाटर, ठीक है, जैसे SO2, जैसे ओजोन,
ये सब है ट्रायटोमिक नॉन लीनियर, उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे नोट करो इसको अच्छे से। हो गया सर। चलो अरे मान लीजिए जैसे ये आपके पास पूरा सेक्शन रह गया, अभी हम लोग है ना यहाँ के बाद आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इक्विपार्टीशन करना है, एनर्जी का इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जरा गौर करो, देखो ध्यान से समझो। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि एनी गैसियस मॉलिक्यूल distribute all of its energy in all of its degree of freedom equally। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल अपने सारे एनर्जी को अपने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड कर देता है, अपने सारे एनर्जी को अपने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड कर देता है। एंड each degree of freedom contains half kT amount of energy, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। सोचो जरा ऐसे ध्यान से कि अगर if F is
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो अगर हमारा f जो है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन क्या हम लोग उस टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं f टाइम्स ऑफ हाफ kT? Yes. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT होगा। अगर उसके पास f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे मोनोएटॉमिक में तुम देखा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटॉमिक में देखा 5 है, ट्रायटॉमिक लीनियर में देखा 7 है, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर में देखा 6 है। तो अगर हमारे पास f नंबर है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो उसके अंदर का टोटल एनर्जी लिख सकते हैं f हाफ kT। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, f/2 ऑफ kT, जहां f स्टैंड करता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये जो k यूज कर रहे हैं आप, ये तो पर मॉलिक्यूल है ना, एक एक मॉलिक्यूल का है, पर मॉलिक्यूल आप एक एक मॉलिक्यूल का ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक एक मोल का लेंगे तो क्या करेंगे? हार्डली पर मोल F/2 RT. तो एनर्जी इज इक्वल्स टू f/2 ऑफ RT ना। Yes. Yes, sir. तो अगर आप एक एक मोल का बात कीजिएगा तो f/2 RT, और अगर आप एक एक मॉलिक्यूल का बात कीजिएगा तो f/2 kT। ये एनर्जी है, एनर्जी इसी एनर्जी से निकला हुआ टर्म है, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमसे बोलते, सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन बोलते हैं कि देखो जी मेरे पास है ना 10 ग्राम ऑक्सीजन है एट 10 ग्राम ऑक्सीजन है एट 27 डिग्री C, फाइंड टोटल एनर्जी। चलो जी टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो जब आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन मींस डायटॉमिक। अब अगर ये डायटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, 10 ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना, 10/32. 10/32, सही है। Yes, sir. तो याद रखना एनर्जी हुआ सबसे पहले f/2 RT, ये एक मोल के लिए हुआ, Yes. अब 10/32. इसको मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ मोल से, तो f का वैल्यू 5/2, r हो गया 8.31, टेम्परेचर हो गया 300 और नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10/32, ओवरऑल यूनिट हो गया जूल, क्योंकि ये जूल में है आपका ये टोटल है। क्या आपको ये लाइन समझ में आया कि 10 ग्राम ऑक्सीजन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो टोटल एनर्जी बताइए। टोटल एनर्जी 5/2 टाइम्स ऑफ RT into N, where N is the number of moles. क्लियर है? Yes. अगर इसी क्वेश्चन में रहता काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी, अगर इसी में रहता केवल काइनेटिक एनर्जी निकालना, यू ऑलरेडी हैव इक्वेशन ना 3/2 of RT, Yes. 3/2 नंबर ऑफ X. तो 3/2 होता, R होता, T होता, नंबर ऑफ मोल्स में 10/32 होता। 1/32. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये चीज काइनेटिक एनर्जी पूछता, वैसे टोटल एनर्जी इधर है। क्लियर है? Yes. नोट करो यहाँ तक। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल ना, इतना टोटल एनर्जी उसमें से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, जो बच गया वो पोटेंशियल एनर्जी। Hmm.
हो गया? Yes. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी? Half KT. हाफ केटी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी। अब डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अभी आप एक टर्म स्टार्ट करते हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा, वो है सीपी और सीबी। देखो ध्यान से समझो। मोलर specific heat capacity at constant volume CB। देखिए हम लोग है ना इसको ऐसे पढ़ रखे हैं कि अगर आप हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, हीट एक्सचेंज अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो वो होता है NCV ΔT। सही है? Yes sir. और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ये भी पढ़े हैं कि जो हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है वो चेंज इन एनर्जी होता है। तो क्या हम लोग चेंज इन एनर्जी में लिख सकते हैं ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 आर नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टी। हम लोग अभी ना पढ़े इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 RT into N, N is the number of moles, N number of moles आ गया, N is the number of moles। तो अगर हम डेल्टी लिखेंगे तो F by 2 में कोई चेंज नहीं, R में कोई चेंज नहीं, N में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर का चेंज। Yes sir. Yes. तो अब देखो ये दो इक्वेशन, एक है QB is equals to NCV ΔT और एक है QB is equals to this one। Just equate this। So what we can write that? We can write that change in internal energy is equals to NCV ΔT। That change in internal energy is equals to NCV ΔT और change in internal energy को लिख सकते हैं F by 2 of NR ΔT in NCV ΔT। ΔT और N कैंसिल, तो CV का फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 into R। डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 into R, CV equals to डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 into R। यह आपका CV है, ठीक है? CV अगर ये है तो CP का फॉर्मूला आपको याद है, CV plus R। Yes. Then it is degree of freedom by 2 plus 1 into R। ये CP है। और आप गामा पढ़े हैं CP by CV। हाँ सर। तो जैसे ही आप CP में CV से डिवाइड कीजिएगा F by 2 plus 1 R और नीचे F by 2 into R, दोनों R कैंसिल। So gamma will be equals to degree of freedom by 2 plus 1 by degree of freedom by 2। थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या ये 1 plus 2 by F आ रहा है? तो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। हम बोर्ड पे जो अभी लिख रहे हैं इसका एडवांटेज या इसका यूज क्या होता है वो सुनना। आज के बाद अगर हम तुमको गैस का केवल नाम बता दें या कोई क्वेश्चन में तुमको ये पता चल जाए कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या कौन सा गैस है, याद रखना आपको CP, CB इंटरनल एनर्जी, CP, CB इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा, ये सब मालूम होता है, ये सब मालूम होता है। देखिए जरा समझिए, मान लीजिए हम लिखते हैं टाइप ऑफ गैस, गैस का टाइप लिखिए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिए, उसका एनर्जी लिख दिए, उसका सीवी लिख दिए, उसका सीपी लिख दिए, उसका गामा लिख दिए, सबका फॉर्मूला है। एनर्जी का मतलब हो गया F by 2 RT, पीवी का मतलब हो गया F by 2 R, सीपी का मतलब हो गया F by 2 plus 1 into R और गामा का वैल्यू हो गया 1 plus 2 by F या फिर CP by CB।
अगर मेरे पास है मोनो एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3 एनर्जी 3/2 RT, RT Tb का वैल्यू हो गया 3/2 R, Cp का वैल्यू हो गया 5/2 R और गामा का वैल्यू हो गया 5/3। तो कोई भी गैस अगर मोनो एटॉमिक है, तुमको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, हमें गैस याद रखना, ये सब हमको पता है, ये सब हमको पता है। उसी तरह डायटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो यहाँ हो गया 5/2 RT, ये हो गया 5/2 R, नेक्स्ट हो गया हम लोग का 7/2 R, नेक्स्ट हो गया 7/5। 7/5 कोई मान ले ट्राइटॉमिक लीनियर, ट्राइटॉमिक लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो 7 7, so it is 7/2 RT, so it is 7/2 R, 7/2. so it is 9/2 R 9/2 and 9/7। सही है? yes इसी तरह आप अगला लिख सकते हैं ट्राइटॉमिक non नॉन लीनियर एंड गो थ्रू 6। क्लियर है? yes तो आज के बाद थर्मोडायनामिक्स में या कभी भी फिजिक्स में अगर तुमको गैस का नाम पता है तो याद रखना ये सब पता है, ठीक है? ये सब पता है, नोट करो यार फटाफट। सर हाँ बोलो। यहाँ पे जो एनर्जी लेंगे F/2 RT, उसमें नंबर ऑफ मोल से कोई लेना देना नहीं होगा। अब इसमें n लेगा तो इसमें भी लेगा, इसमें भी लेगा, इसमें भी लेगा। हाँ लेकिन देखो जब टोटल एनर्जी तुम लिखेगा, हम तो आप एक मोल के लिए लिख रहे हैं ना, हम तो एक मोल के लिए लिख रहे हैं। तुम भी समझो एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट Cp, Cv, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अमाउंट। amount पे अगर आप depend एनर्जी टोटल लिखिएगा तो वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। आप जो लिखे वो तो एक मोल के लिए लिख दिए, यस सर। अब 2 मोल 4 मोल आंसर बदलेगा, लेकिन Cp, Cv, गामा ये नहीं बदलेगा। ओके सर। वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। उसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स कट गया, यहाँ देखो n कट गया। हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, इतना नोट करके रखना, ठीक है? और अच्छे से है ना, अच्छे से इसको याद करके रखना। अगले दिन यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद भी बहुत सारा चीजें इसमें ऐड करना। नेक्स्ट है अब आपका है ना मंडे तो आपका क्या है? टेस्ट है, क्या है? क्लास है? मंडे आपका लीव रहता है ना? yes ठीक है, आज आपका टेस्ट है ना शाम में हाँ 1:30 बजे से, ठीक है? तो आप है ना अपना टेस्ट दीजिएगा। कल आपका छुट्टी है, ट्यूसडे से जो आपका क्लास है वो मॉर्निंग में होगा, ठीक है? 10:30 इज द टाइमिंग। और आज सर, आज आपका टेस्ट बायो कितना क्लास बजे है? शाम में जैसे था बायो वैसे होगा। हाँ बोलो। सर आज टेस्ट कितना बजे है? टेस्ट आज कितने बजे? 1:30, 1:30 बजे से, ठीक है? 1:30 बजे से टेस्ट। जैसा क्लास चलेगा सर, क्या? जैसा क्लास चल रहा है वैसा ही चलेगा। बोले सीट देंगे वो नहीं होगा? देखो दोनों तरह से काम नहीं हो सकता है। आप लोग एक बार माइंड मेकअप करके हमको अगले दिन बता दीजिएगा। अगर ऐसे चलेंगे तो इसमें समय लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, ठीक है? तो पूरा चैप्टर पढ़ाई ही हो रहा है। और सीट में जाएंगे तो जितने दिन में हम आपको 2-3 दिन में हम इसका थ्योरी खत्म करेंगे, उतने दिन में न्यूमेरिकल भी खत्म होगा। सर थर्मोडायनेमिक्स तक रहने दीजिए। ठीक है, पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू सर।